हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआरपीसी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और यह इस सीरीज का छठा वीडियो होगा। इसके पहले हमारे 5 वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और इसको हम पूरी सीरीज को इसलिए कंप्लीट कराना चाहते हैं क्योंकि सीआरपीसी के अंतर्गत बहुत सारी दिक्कत लोगों को होती है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको पूरी स्पष्ट करा दें, ताकि इसी एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपके दिमाग में सीआरपीसी के बारे में जो भी डाउट हो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप जो है एक कॉन्फिडेंस जो है इसमें हो पाएँ, ताकि किसी भी परीक्षा में ये जो है दिक्कत ना हो। तो यह जो वीडियो होगा यह पीसीएसजे की और एपीओ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी राज्य की परीक्षा में अमूमन सीआरपीसी तो रहता ही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो का जो इस सीरीज़ का ये छठवां वीडियो होगा, इसको हम कंप्लीट कराएंगे। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको भी देखिए। दोस्तों, हमारे चैनल विधिकारी पर सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे लगभग सभी जो विषय हैं उनके एमसीक्यूज़ के रूप में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पर विजिट कीजिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न तो सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो पहला है इसमें धारा 2 है, तो इसमें परिवाद को परिभाषित किया गया है। धारा 272 के अंतर्गत न्यायालय की क्या भाषा होगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो न्यायालय की भाषा का जो निर्धारण होगा वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, अर्थात हाई कोर्ट से भिन्न जो भी कोर्ट हैं, अर्थात जितने लोअर कोर्ट हैं, उनकी जो भाषा क्या होगी उसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और धारा 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस लिए जाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक जो है वह निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय जो है न्यायालय की अनुमति से अभियोजन वापस ले सकता है। तो आरोप विर्जित किए जाने से पहले अगर यह अभियोजन वापस लिया जाता है तो वहाँ पर जो है अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अगर आरोप विर्जित करने के बाद अभियोजन वापस लिया जाता है तो वहाँ पर जो है अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। तो यह बात जो है ध्यान रखने योग्य है। अब इसके अलावा धारा 257 के अंतर्गत परिवाद वापस लिए जाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो परिवाद वापस लिए जाने के बारे में जो प्रावधान 257 में है कि जो यदि परिवादी जो है मामले में आदेश पारित किए जाने से पूर्व मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध उसको जो है परिवाद वापस लिए जाने की उसको अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वहाँ पर जो है न्यायालय परिवाद वापस लिए जाने की अनुमति दे सकेगा। और जब ऐसा परिवाद वापस ले लिया जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा, दोषमुक्ति हो जाएगी, अर्थात जो अभियुक्त है वह दोषमुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो कि मेंटेनेंस या भरण पोषण के बारे में प्रावधान करती है, तो इसके अंतर्गत विवाहिता पुत्री जिसके पास स्वयं की पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन है वह अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। तो यह जो केस था विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव राजाराम का केस है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है। तो धारा 320 के अंतर्गत जो कि सीआरपीसी की धारा है, इसमें यह बताया गया है कि कौन से अपराध समनीय होंगे और कौन से अपराध समनीय नहीं होंगे। तो इसके अनुसार जो है जो धारा लूट के बारे में प्रावधान करती है, यह एक गंभीर अपराध है और इसका जो है समन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में सीआरपीसी की धारा 438 जो कि अग्रिम जमानत से संबंधित है, अग्रिम जमानत के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में पुनः प्रवर्तित किया गया था। तो अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है वह उत्तर प्रदेश के मामले में यह जो है लागू नहीं होता था, अर्थात उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत से संबंधित जो प्रावधान है वह जो है नहीं दिए जा सकते थे। लेकिन सीआरपीसी संशोधन अधिनियम, यह उत्तर प्रदेश राज्य का संशोधन है 2018 का, इसके द्वारा जो है धारा 438 को उत्तर प्रदेश में पुनः प्रवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ क अर्थात DA के अंतर्गत जो कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्ची के साथ गैंग रेप के संदर्भ में प्रावधान करता है, गैंग रेप को दंडनीय बनाता है। तो इसके
मामले में जो इन्वेस्टिगेशन होगा वह पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना प्राप्ति किए कितने दिन के भीतर जो है उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में प्रावधान देखेंगे तो CRPC की धारा 173(1)(a) के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और यह जो प्रावधान है 2018 से पहले यह जो टाइम था इन्वेस्टिगेशन 3 महीने के भीतर पूरा किए जाने के बारे में प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन किया गया है और संशोधन करके इन्वेस्टिगेशन जो है 2 महीने के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हम धारा 309 को भी इसी के साथ देखेंगे और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब जो है किसी मामले का जांच या विचारण चल रही है और मामला ऐसा है जो कि लैंगिक अपराध से संबंधित है, अर्थात उसमें धारा 376 ABCD से अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, तो ऐसे अपराध की जांच और विचारण जो है यथासंभव आरोप पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से 2 महीने के भीतर इसे समाप्त किया जाएगा। तो इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है और जांच और विचारण है यह दोनों जो है 2 महीने के भीतर समाप्त किए जाने का प्रयास किया जाएगा और यह जो अपराध होगा वह लैंगिक अपराध के मामले में ऐसा होगा। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना को शामिल किया गया है। तो पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 357(a) के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा धारा 391(a) के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट की शिनाख्त जो रिपोर्ट है इसके संदर्भ में प्रावधान है। धारा 311(a) के अंतर्गत जो नमूना हस्ताक्षर है या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के बारे में बताया गया है। और धारा 436(a) जो जमानत के संदर्भ में प्रावधान करती है, तो इसमें यह प्रावधान है कि जो वह अधिकतम समय क्या होगा जिसके लिए जो विचाराधीन कैदी है उसको निरुद्ध किया जा सकेगा कारागार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यह जो है सारे विकल्प हमने देखे हैं। तो यहाँ पर पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में प्रावधान जो है धारा 357(a) के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सी धारा CRPC की धारा 164 के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति या अन्य कथन को दर्ज करने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए अभिकल्पित है। अर्थात किस धारा के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि जो है जबकि 164 के तहत जब संस्वीकृति को अभिलिखित किया जाता है और उसकी संस्वीकृति लिखने में कोई अनियमितता हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है तो वहाँ पर कौन सी धारा लागू होगी। तो वहाँ पर जो है धारा 463 लागू होती है। नेक्स्ट है ऐसा कोई व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो तो उसकी हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो ऐसी जो शक्ति है यह धारा 160(a) के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 160(a) के अंतर्गत जो है जो पुलिस अधिकारी है वो और वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वह अपने थाने की सीमा के या पास की थाने की किसी सीमा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति है जिसको मामले के संदर्भ में जो है तथ्यों को की जानकारी है तो उसको अपने समक्ष हाजिर होने के लिए आदेश दे सकेगा। लेकिन ऐसा जो आदेश है वह किसी 15 वर्ष से कम आयु के बालक को या 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या किसी स्त्री को या शारीरिक या मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को उसे थाने पर आने के लिए आदेशित नहीं किया जाएगा या उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह थाने पर उपस्थित हो। तो यह तो धारा 160 खंड 1 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है कारावास का अधिकतम दंड जो कि संक्षिप्त विचारण में दिया जा सकता है। तो संक्षिप्त विचारण के बारे में प्रावधान जो है धारा 260 से लेके 265 तक के अंतर्गत दिया गया है और संक्षिप्त विचारण में अधिकतम जो है 3 महीने तक का सादा जो कारावास है वही दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सत्र न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है। तो सत्र न्यायालय की स्थापना जो है वह स्थापना अगर पूछता है तो वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन सत्र न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की बात आती है तो उसे जो है नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विरचित किए जाते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर अगर कोई मामला संस्थित किया गया है तो वहां पर आरोप विरचित करने के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 246 के अंतर्गत दिया गया है। अब जो आरोप का विरचन होता है, आरोप को विरचित किए जाने के संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे तो वह 3 जगहों पर मिलता है। तो पहला है धारा 228,
या सेशन कोर्ट के समक्ष जब विचारण हो रहा है तो वहाँ पर आरोप विरचित किए जाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है धारा 228 में, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष। दूसरा प्रावधान है जिसके बारे में प्रावधान धारा 240 के अंतर्गत दिया गया है। तो 240 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों के विचारण में जब जो है आरोप विरचित किया जाएगा तो यह इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और इसके साथ जो है 246 है, तो 246 के अंतर्गत जो है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर अगर कोई मामला संस्थित किया जाता है तो वहाँ पर आरोप किस प्रकार से संस्थित किया जाएगा। तो यह जो है आरोप संस्थित करने के संदर्भ में 3 धाराएं हैं, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है, यदि कोई स्त्री जिसे मृत्यु दंड दिया गया है और वह गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार किसके पास है। तो अगर कोई स्त्री है जो कि गर्भवती पाई जाती है और उसको मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो ऐसी स्थिति में उसके मृत्युदंड सजा को आजीवन कारावास के अंतर्गत जो है परिवर्तित किया जा सकता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की धारा 416 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो शक्ति होगी वह हाई कोर्ट को होती है। धारा 416 को देखेंगे कि यदि वह स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो हाई कोर्ट जो है दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकता है। यही प्रावधान दिया गया है धारा 416 में। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है। तो यह जो प्रावधान है धारा 46 खंड 1 के परंतु के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से पहला है संज्ञेय मामलों में इत्तिला अर्थात एफआईआर के बारे में प्रावधान धारा 154 के अंतर्गत दिया गया है, यह सुमेलित है। दूसरा है मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 43 में नहीं है बल्कि धारा यह 44 के अंतर्गत दिया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। और धारा 43 के अंतर्गत जो है प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात कब कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है वह किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। और पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान धारा 41 में है और आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में प्रावधान धारा 211 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है। तो धारा 144 से संबंधित जो केस है वह है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया का। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर जो है धारा 174 के प्रावधान लागू होते हैं। धारा 174। इसके अलावा 154 को देखेंगे तो इसमें जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और धारा 147 में भूमि या जल के उपयोग से अधिकार से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और इसी तरह से धारा 181 को देखेंगे तो इसमें जो है कुछ अपराधों की दिशा में विचारण का स्थान क्या होगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसके संदर्भ प्रावधान जो है धारा 24 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है और ऐसी जो नियुक्ति होगी वह राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो लोक अभियोजक की जो नियुक्ति है वह कैसे की जाएगी या किसके द्वारा की जाएगी, तो जो है धारा 24 को देखने पे यह खंड 1 के अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, हाई कोर्ट के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, ये दोनों जो है नियुक्ति कर सकती हैं लोक अभियोजक की। लेकिन ऐसी जो नियुक्ति होगी उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ही ऐसी जो नियुक्ति होगी वह की जा सकेगी। खंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है खंड 2 में कि केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र के लिए जो है लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। तो केंद्र सरकार जो है जिले के लिए करता है खंड 2 के अंतर्गत। और खंड 3 के अंतर्गत जो है वह राज्य सरकार किसी जिले के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत जो है सम्मानित किया गया है या इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण के संदर्भ में जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की धारा 300 के अंतर्गत दिया गया है। धारा
300 के अंतर्गत। इसके अलावा धारा 302 के अंतर्गत अभियोजन संचालित करने की अवज्ञा के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 308 के अंतर्गत जो क्षमादान है, क्षमादान की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का उसी अपराध के लिए उसका विचारण किया जा सकता है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 304 के अंतर्गत जो है निःशुल्क विधिक सहायता या राज्य के व्यय पर विधिक सहायता के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? तो संज्ञान अर्थात कॉग्निजेंस को सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि धारा 2C के अंतर्गत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा धारा 190 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। और धारा 200 के अंतर्गत जो है यह परिवादी की परीक्षा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि संज्ञान शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो संज्ञान शब्द को जो है सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में क्या सही है? तो यह जो है थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, तो यह सही है। दूसरा है कि उस व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होती है जो कि ऐसी सूचना देता है, तो यह भी सही है। और तीसरा है कि वह मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो सभी कथन है वह सही है। नेक्स्ट है सीआरपीसी में दंडादेशों को स्थगित या माफ़ करने की शक्ति किसके पास है? तो जो दंडादेशों को स्थगित करने या उसको माफ़ करने की जो शक्ति होती है वह समुचित सरकार के पास होती है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 432 में और धारा 433 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 432 को देखेंगे तो 432 के अंतर्गत दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति है। 432 में निलंबन या परिहार की शक्ति है किसके पास है? ये समुचित सरकार के पास है। और धारा 433 के अंतर्गत दंडादेशों के लघुकरण की शक्ति है। तो यह दोनों जो शक्तियां हैं वह समुचित सरकार के पास हैं। नेक्स्ट है सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है? तो परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में जो प्रावधान है वह जो है सीआरपीसी की धारा 216 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। जब ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो उसको अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और उसको समझाया जाएगा। तो यह प्रावधान जो 216 के अंतर्गत दिया गया है। और 217 में यह बताया गया है कि जब आरोप में परिवर्तन किया जाता है तब ऐसे साक्ष्यों को फिर से बुलाया जाएगा जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। और धारा 215 को देखेंगे तो इसमें जो है गलतियों के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि ऐसी जो गलती है वह या लोप है और वह तब तक जो है तात्विक नहीं मानी जाएगी या तब तक वह यह नहीं मानी जाएगी कि वह गलती है जब तक कि उसके कारण अभियुक्त वास्तव में भुलाए में नहीं पड़ गया था या उसके कारण उसके साथ न्याय नहीं हो पाया था। तो यह प्रावधान धारा 215 के अंतर्गत है। और 214 को देखेंगे तो इसमें यह प्रावधान है कि आरोप के शब्दों का वही अर्थ लगाया जाएगा जो कि उसका उस विधि के अधीन जो है वह अर्थ दिया गया है जिसके अधीन वह जो कार्य है उसका अपराध है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 133 के अधीन न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन सक्षम है? तो धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये जो है सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर पहला है जिला मजिस्ट्रेट, तो यही सक्षम होता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो पहला है दोष सिद्धि से अपील, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 374 के अंतर्गत दिया गया है, तो यह सही है। और आगे जो है धारा 375 को देखेंगे तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को दोषी होना स्वीकार कर लेता है तो वहाँ पर अपील नहीं होगी। तो यह प्रावधान किया गया है धारा 375 के अंतर्गत। और धारा 376 में यह बताया गया कि जो छोटे मामले हैं उस पर अपील नहीं होगी। तो छोटे मामले क्या समझे जाएंगे, तो इसको देखने के लिए धारा 376 को देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि जबकि हाई कोर्ट जो है केवल 6 महीने का कारावास की सज़ा देता है या 1 वर्ष
या 1000 रुपये से अनधिक रुपए का जुर्माना का जो सज़ा देता है, तो ऐसा जो मामला होगा वह अपील के लिए छोटा मामला होगा और उसकी अपील नहीं की जा सकेगी। इसी प्रकार से जो सेशन कोर्ट है 3 महीने तक का कारावास या 200 रुपये तक के जुर्माने की सज़ा देता है, तो वह भी जो है अपील के योग्य नहीं होगा। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये तक का जुर्माना की सज़ा देता है, तो उसकी भी अपील नहीं हो सकती है। और जब संक्षिप्त विचारण में 200 रुपये मात्र जो है से अनधिक या मात्र 200 रुपये तक का जुर्माना की सज़ा दी जाती है, तो वहाँ भी अपील नहीं होगी। इसी प्रकार से जो है धारा 378 को देखेंगे तो इसमें दोष मुक्ति की दशा में कब अपील की जाएगी, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें जो चारों हैं वह सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति होती है वह धारा 13 के अंतर्गत की जाती है, और ऐसी जो नियुक्ति होती है वह 1 वर्ष के लिए अधिकतम 1 वर्ष के लिए ऐसी नियुक्ति की जाती है। और धारा 13 के अनुसार जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, अर्थात हाई कोर्ट से जो है केंद्र या राज्य सरकार रिक्वेस्ट करती है कि किसी विशेष जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है वह राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति को सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट के रूप में उसकी नियुक्ति कर सकता है। अर्थात ऐसे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा जिसे द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, और ऐसी जो नियुक्ति होगी वह अधिकतम एक बार में 1 वर्ष के लिए ही की जा सकेगी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या परिणाम होगा यदि निर्णय लिखने के पश्चात लेकिन सुनाए जाने से पूर्व न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो निर्णय होगा वह जो है न्यायालय की या उस न्यायाधीश की एक राय के रूप में ही मात्र माना जाएगा। नेक्स्ट है का एक अवसर पर चोरी का अभियुक्त है और दूसरे अवसर पर घोर उपहत्या का अभियुक्त है। तो सीआरपीसी की धारा 218 का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर कोई व्यक्ति एक अवसर पर चोरी का और दूसरे अवसर पर घोर उपहत्या का अभियुक्त है, तो धारा 218 सीआरपीसी यह प्रावधान करती है कि उस पर चोरी और घोर उपहत्या दोनों के लिए अलग अलग आरोप लगाया जाएगा और उसका अलग अलग विचारण किया जाएगा। यदि दोषसिद्धि पर या अन्यथा अपील को अपास्त कर दिया जाता है, तो सीआरपीसी की धारा 106 के अंतर्गत जो निष्पादित बंधपत्र है उसका क्या प्रभाव होगा, तो ऐसा जो बंधपत्र है वह शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा में लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा दी गई है। तो लोक अभियोजक की जो परिभाषा है धारा 2U के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार लोक अभियोजक से तात्पर्य धारा 24 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति है, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है। तो इसके अलावा अगर आप 2D को देखेंगे तो इसमें परिवाद को परिभाषित किया गया है। 2M के अंतर्गत जो है अधिसूचना या नोटिफिकेशन को परिभाषित किया गया है, और धारा 2O के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी अर्थात जो SHO होते हैं उनकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है गिरफ्तारी का वारंट किस अवधि तक प्रवर्तन में रहता है। तो गिरफ्तारी का वारंट जो है तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि वह निष्पादित न हो जाए या उसको न्यायालय के द्वारा रद्द न कर दिया जाए। सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां जो हैं वह सभी साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जो है वह जारी रखी जाएंगी। तो ऐसा जो प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 309 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है किस धारा के अंतर्गत कोई न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप को परिवर्तित या परिवर्धित कर सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 216 के अंतर्गत दिया गया है, और 217 में यह बताया गया है कि जब ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो उसके बाद ऐसे साक्षियों को फिर से बुलाया जा सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। इसके अलावा धारा 215 को देखेंगे तो इसमें गलतियों का प्रभाव के बारे में प्रावधान किया गया है प्रावधान। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकता है। तो ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 311 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
तो इसमें पहला है आरोप की अंतर्वस्तु, तो इसके बारे में प्रावधान जो है वो धारा 211 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि जबकि आरोप में परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 216 में नहीं है बल्कि धारा 217 के अंतर्गत दिया गया है। तो दूसरा जो है सुमेलित नहीं है। तीसरा है कि एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण जो है धारा 220 के तहत किया जा सकता है, तो ये सही है। और किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा, इसके बारे में प्रावधान 223 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 9 खंड 2 क्या प्रावधान करता है। तो इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वह यह दिया गया है कि प्रत्येक सेशन कोर्ट में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जो कि हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यह जो दूसरा विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की किस धारा में किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ऐसा जो प्रावधान है धारा 46 खंड 1 के परंतु के अंतर्गत दिया गया है कि जब किसी पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में जो पुरुष पुलिस अधिकारी है वह महिला के शरीर को नहीं छुएगा। नेक्स्ट है सीआरपीसी की किस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। तो ऐसा जो अधिकार है वह धारा 41D के अंतर्गत दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत। नेक्स्ट है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अर्थात जो CMM होते हैं, इनके न्यायालय को किस न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण हो सकता है यदि वह अपराध निम्नलिखित अवधि से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। तो अगर कोई अपराध है जो कि अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है अर्थात 2 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय कोई अपराध है तो उसी अपराध का ही संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। उससे अधिक के दंड से दंडनीय अगर कोई मामला है तो वह वारंट मामला हो जाता है और वारंट मामले का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी के निम्नलिखित में से कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर योजना का प्रावधान करती है। तो पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 357A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सीआरपीसी के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो पुनरीक्षण की शक्ति के बारे में प्रावधान जो है यह धारा 397 के अंतर्गत दिया गया है और पुनरीक्षण की शक्ति जो है वह हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट इन दोनों को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 439 क्या उपबंध करती है। तो सीआरपीसी की धारा 439 जो है इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जमानत के बारे में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की जो विशेष शक्तियां हैं इसे यही प्रावधान जो है धारा 439 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो वह न्यायालय यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 354 खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत। और मृत्युदंड का जो निष्पादन होगा, निष्पादन का जो प्रारूप होगा वह अनुसूची 2 के अंतर्गत जो है वह प्रारूप संख्या 42 में दिया गया है और जो प्रारूप संख्या 42 है वह मृत्युदंड के निष्पादन से संबंधित है और माफ़ी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन हो जाता है। तो ये ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की धारा 348 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 446 के अंतर्गत आदेश में अपील किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संबंधित है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 449 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में सामान्य नियंत्रण दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उपबंधित है। तो ऐसा जो उपबंध है वह धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है सीआरपीसी में। और धारा 15 को जब देखते हैं तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वह जो है सेशन कोर्ट के या सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे और अन्य जो मजिस्ट्रेट होंगे वह सेशन न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान पूछा गया है तो यह धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है।
नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक जो है वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं लोक अभियोजक। नेक्स्ट है अभिरक्षा तथा गिरफ्तारी, यह क्या है? तो यह जो है प्रक्रिया के आलोक में ये दोनों भिन्न भिन्न है, क्योंकि गिरफ्तारी जो है अपराध पर जो सूचना मिलती है वह तत्काल जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, लेकिन अभिरक्षा क्या होता है कि जब पुलिस अधिकारी के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय है उसके आदेश से उसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी अर्थात पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में यह जो है न्यायालय के आदेश से भेजा जाता है। जबकि गिरफ्तारी जो है वह प्रथम दृष्टया जब अपराध की सूचना मिलती है पुलिस अधिकारी को तो वह गिरफ्तार कर लेता है, और गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन अभिरक्षा जो है वह हमेशा कोर्ट के आदेश से ही दी जाती है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता में सरकारी सेवक पर समन की तामील का उपबंध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो सरकारी सेवक पर समन की तामील के बारे में प्रावधान धारा 66 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सीआरपीसी में अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो अपराध की जो परिभाषा है वह सीआरपीसी की धारा 2 के उपधारा N के अंतर्गत दी गई है, और धारा 2 उपधारा N में जो अपराध की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप जो है अभिप्रेत है जो कि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा भी कार्य आता है जो कि पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जिसके लिए परिवाद किया जा सकता है। तो यही परिभाषा जो है धारा 2N के अंतर्गत दी गई है। यह 2 क्यों हमने गलती से लगा दिया, तो यह धारा 2N के अंतर्गत हिंदी में धारा 2 ढ के अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 300 प्रश्नों को कंप्लीट किया, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो होगा यह आपकी तैयारी के लिए बेहद जो है इम्पॉर्टेंट होगा, और आप इसके थ्रू अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। और जो सीआरपीसी में जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी हम उम्मीद करते हैं कि हमने उसे सॉल्व करने का प्रयास किया है और उससे आप संतुष्ट भी होंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।